दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कासा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा की विधानसभा इलेक्शंस को लेके हम विधानसभा की अलग अलग विधानसभाओं की चर्चा कर रहे हैं और हरियाणा में विधानसभा को इलेक्शन को लेके आपसे चर्चा जारी रही है। और आज हम बात करेंगे कि ये जो कांग्रेस के पक्ष में एक हवा, एक लहर दिखती है, इसका कारण क्या है। बीजेपी और जो कांग्रेस के बीच में ये जो मुकाबला हो रहा है, इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो अगर पिछले इलेक्शंस की बात करें तो 2019 की स्कोरिंग लगभग मैं आपको बता देता हूं। तो 2019 में बीजेपी को 40 सीट आई थी, कांग्रेस को 31, जननायक जनता पार्टी 10, इंडियन नेशनल लोकदल 1, लोकहित पार्टी 1 और इंडिपेंडेंट 7 विधायक चुने गए थे। और ये 2019 का जो इलेक्शन था, इससे पहले कुछ समय जो पहले जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन था, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा में कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म करते हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए लोकसभा की 10 की 10 सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो इलेक्शन लड़ा जा रहा था और हरियाणा से 10 की 10 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और कांग्रेस को इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद बीजेपी के द्वारा नारा दिया गया था 75 पार का, लेकिन जो 75 पार का नारा था वो 40 पर आगे अटक गया। 40 सीट 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को मिली। उस समय भी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका प्रभाव जो था ये था कि 90 में से 50 सीटों पर जनता ने बीजेपी को हरा दिया था। लेकिन जननायक जनता पार्टी के सहयोग से बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब बात यह है कि इलेक्शन जो 2024 का इलेक्शन है, इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। इसके प्रमुख मुद्दे जो हैं, हरियाणा में जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। हरियाणा पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट बन गया है बेरोजगारी को लेकर। इसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है किसानों को लेकर। किसानों को लेकर जो किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला, उसके बाद वो फिर से आज भी किसान को शंभू बॉर्डर पर रोका हुआ है, दिल्ली उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहा। जो एक और सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के इलेक्शन में दिखता है वो है अग्निवीर स्कीम को लेके। हरियाणा के जो युवा हैं वो आर्मी में जाना, फ़ौज की नौकरी करना उनका सपना रहता था, लेकिन उनके सपने को कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट पहुंचाई है अग्निवीर स्कीम ने। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आता है, इन मुद्दों के ऊपर ये इलेक्शन चल रहा है। अब बात करते हैं कि एक सर्वे हुआ था जो कि टीवी टुडे और सी वोटर सर्वे, मूड ऑफ नेशन ने सर्वे कराया था, जो पिछले हफ्ते सर्वे आया था। तो सर्वे में सीएम सैनी जो है, नायब सैनी जी के बारे में जो सवाल पूछे गए थे, वो कितने संतुष्ट हैं सीएम सैनी के काम से। तो 22% लोगों ने ये कहा है कि सीएम सैनी के काम से संतुष्ट हैं, और जो असंतुष्ट की जो संख्या थी, जो क्लियर कट इसको मना कर रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है इस चीज़ से, तो वो 40% वोट असंतुष्ट के तौर पर पड़े। अगर इसको इस तरह से देखें कि 22% वोट हैं जो उनसे संतुष्ट हैं, और जो 78% जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं ये हैं कि वो इस सरकार से खुश नहीं हैं, उनके कामकाज से। जो उस समय जो ये इस समय जो ये सर्वे हुआ, इसमें जो बड़े मुद्दे निकल के आए, उनके इस
सी वोटर के सर्वे के हिसाब से उसमें आया। बेरोजगारी 45% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। महंगाई 14% लोगों ने मुद्दा बताया। विकास 13% लोगों का मुद्दा था। और भ्रष्टाचार 4% लोगों ने बताया। कानून व्यवस्था 3% और किसान जो है 2%। हालांकि ये 2% की बात जो है वो गले नहीं उतरती है। इससे ये लगता है कि ये जो सर्वे हुआ है शायद ये शहरी स्तर पर सर्वे हुआ है, ये गाँव के परिप्रेक्ष्य में का सर्वे लगता नहीं है। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है, दो सबसे बड़ी बातें निकल के आ रही है कि जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2024 के इलेक्शन को लेकर। हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार है। हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी दर में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में निकल के आ रहा है। दूसरा एक मुद्दा जो इस सर्वे की अगर माने तो उसमें जो समझ में आता है कि असंतुष्ट लोगों की जो संख्या, इसमें मैं बता रहा हूं कि अगर इसको 22% को ये मान लें कि इस सरकार से संतुष्ट हैं, तो 78% की जो ये संख्या बच जाती है। ये संख्या भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा कर रही है कि जो बीजेपी एक माहौल बनाती आई है कि बीजेपी के खिलाफ एक पर्टिकुलर जाट तबका जो है वो इनसे नाराज़ है। तो इस मुद्दे की ये सर्वे जो है ये पोल खोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट कम्युनिटी इस सरकार से परेशान है। तो जो ये 78% का जो ये आंकड़ा है, ये तो जाट 78% तो हरियाणा में है नहीं। तो ये जो लगभग 80% के करीब जो जनसंख्या है हरियाणा की, वो ये मानती है कि हरियाणा में जो सीएम साहब, अभी ये सैनी साहब जो काम कर रहे हैं वो इनसे संतुष्ट नहीं है। तो ये उस दावे की पोल खोल रहा है कि इस सरकार के खिलाफ एक बाउंड्री सेट कर देती है बीजेपी। इस बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रही है कि जाट तबका है जो वो सिर्फ हमारे खिलाफ है और सब तबके जो हैं वो इस सरकार से खुश हैं। तो वो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है इस सर्वे की अगर बात करें तो कि जो जाट कम्युनिटी के साथ साथ और भी जो सभी कम्युनिटीज़ हैं वो इस सरकार से परेशान हो चुकी है। बीजेपी को इस इलेक्शन में जो मुझे लगता है, बीजेपी को जो इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी देने वाली है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी देने वाली है। कि आम आदमी पार्टी को एक शहरी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है, लेकिन जो नॉन जाट तबका और एक शहरी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी की पहचान है। और वो आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा 90 के 90 विधानसभा चुनाव पर इलेक्शन लड़ रही है। उनका किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। तो इसका नुकसान, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमने इस बारे में आपसे डिस्कस किया था कि बीएसपी और एनएलडी का जो गठबंधन है और जो जेजेपी और कल जो नया गठबंधन हुआ था, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा था। तो ये बात भी सच है कि जो आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव हरियाणा में लड़ रही है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वो जो नॉन जाट का वोट काटने की जो क्षमता है वो आम आदमी पार्टी में दिखती है। और आम आदमी पार्टी अगर नॉन जाट जो ओबीसी तबका है या फिर जो अगड़े जो जातियां की तबका है उसकी वोट काटती है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इस जो इलेक्शन में एक और जो मुद्दा बना है वो जो किसान आंदोलन को लेकर है। वो सर्वे के जो ये आंकड़े हैं ये इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहे हैं कि किसान आंदोलन का मुद्दा इतना बड़ा है। इसमें सिर्फ 2% लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया कि किसान आंदोलन का मुद्दा बड़ा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आंकड़ा काफ़ी बड़ा होगा। ये शायद सर्वे शहरी क्षेत्र में किया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो उसकी एक झलक हरियाणा के लोकसभा इलेक्शन में हम देख चुके हैं। कि हरियाणा में लोकसभा इलेक्शंस के लिए अब जब प्रचार के लिए बीजेपी और जेजेपी के खासकर जब नेता गाँव के क्षेत्र में जा रहे थे, उन्हें गाँव में घुसना नहीं दिया जा रहा था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे को दर्शाता है कि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है हरियाणा
के विधानसभा इलेक्शंस में। बीजेपी एक नैरेटिव ये सेट करना चाहती है इस इलेक्शन में, और उनकी राजनीति ही हरियाणा में ये रही है कि वो गैर जाट की राजनीति कर रही है, और वो गैर जाट की राजनीति करने के विषय में उनके जो यहाँ पर हरियाणा में डिसीज़न लिए गए हैं वो नज़र भी आता है। जैसे नॉन जाट का एक सीएम बनाना, फिर नॉन जाट तबके से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना, और एक ओबीसी चेहरा सीएम के तौर पर लेके आना, तो ये उनका वो कहीं ना कहीं नॉन जाट तबके को अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। आज एक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, उसमें कहा गया कि कांग्रेस के बारे में कहा गया है, मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के बताता हूँ कि भाजपा ने तो पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बना दिया, राहुल गांधी एससी वर्ग का खूब पक्ष कर रहे हैं, शैलजा जी को हरियाणा से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करें ताकि पता चले कि बीजेपी के कितने शुभचिंतक हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यही देखने वाली की बात है कि बीजेपी कितना साथ दे रही है या बीजेपी कितना बढ़ावा दे रही है एससी नेताओं को, और टिकट देना एक दूसरी बात है। विधानसभा इलेक्शन से पहले वो बीजेपी भी एक काम कर सकती है शायद, कि बीजेपी जो कांग्रेस को ये एक सलाह दे रही है कि वो एससी कैंडिडेट कुमारी शैलजा जी को के बारे में कि एससी महिला को आप मुख्यमंत्री का अपना चेहरा घोषित करिए हरियाणा से, तो ये काम बीजेपी भी कर सकती है। सुनीता दुग्गल जी हैं, काफ़ी अच्छी नेता हैं, दलित समाज से आती हैं, अफसर रही हैं, और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ना तो कम से कम उन्हें आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, जिससे कि एक मैसेज जाए दलित समुदाय में कि दलित समुदाय की भी यहाँ पर बीजेपी में काफ़ी पकड़ है, पहुँच है। इसका जो सबसे जो इस ट्वीट से जो चीज़ें दिखती हैं वो ये हैं कि एक तो बीजेपी ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रही है कि भाजपा ने तो पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया है, कि वो वही नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वो गैर जाट की राजनीति कर रही है, और जो मुख्यमंत्री के तौर पे शैलजा को जो चेहरा बनाने की बात कर रही है, तो उसमें वो ये इस बात का वो अलग से समझ रही है, साफ साफ उसे लोकसभा में ये दिख गया है कि एससी मतदाता है, जो एससी और जाट मतदाता है, जो इकट्ठा हो गए कांग्रेस के पक्ष में उसने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया है, और वो एक ये जो जाट और एससी का जो ये मिलकर एक जो ये समीकरण बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत इससे खतरा दिख रहा है, और ये इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरियाणा का जो दलित है वो अब एक किंग मेकर की स्थिति में आ गया है, कि अगर इस बात को देखें कि जाट समुदाय है, जो जाट तबका है, वो ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर पर अपने नेता को देख रहा है, और ओबीसी तबका ये मान के चलें कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है। तो जो एससी वोट है वो एससी वोट आज के दिन वो डिसाइडिंग वोट समझ आ रहा है दोनों पार्टीज़ को, और दोनों पार्टीज़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने काफ़ी हद तक इसमें जो दलित वोट बैंक है इसमें सेंध लगाई है, बीएसपी को काफ़ी नुकसान हुआ है, और बीजेपी से भी दलित वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कांग्रेस उसको बनाए रखना चाहती है, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक जाति विशेष को, जाट को आगे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ऐसा कुछ अपने वो जो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो बीजेपी अपने किसी एक्शन में ये दिखता नहीं है। मैं आशा करूँगा कि बीजेपी भी कोई ऐसा फैसला ले हरियाणा की राजनीति में कि किसी दलित को वो प्रदेश अध्यक्ष या किसी आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं या फिर आप सीएम चेहरा घोषित करें, वो शायद ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा बीजेपी के लिए। बीजेपी के पास ओबीसी वोट बैंक वो मानता ही है, बीजेपी के पास ओबीसी वोट बैंक, तो ऐसी वोट अगर उसकी तरफ जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो सरकार बनाने के लिए काफ़ी रहेगा। बीजेपी
की बात करें, जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की बात करें, जो इंटरनल सर्वे में भी बातें आ रही हैं, बीजेपी के इंटरनल सर्वे की अगर हम बात करें तो ये खबरें निकल के आ रही हैं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी बीजेपी को 25, वो खुद को भी 25 सीट से ज़्यादा अपने इंटरनल सर्वे में बता नहीं जा रही। अपने खुद के इंटरनल सर्वे में 25 से कम सीटें ले रहे हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 56 से 60 सीटों के करीब मिलती दिख रही हैं। तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। और असल बात यह है कि कांग्रेस का इतना बढ़ना हरियाणा में, वो कांग्रेस की मेहनत से ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर है। जो एक परीक्षण किया था बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को लाकर सीएम बनाने का, मनोहर लाल खट्टर जी ने 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम के तौर पर काम किया, तो उनके खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। और इससे पहले उससे बचने के लिए कोशिश की गई, एक ये नया प्रयोग किया गया, सीएम का चेहरा बदलकर सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया गया, ओबीसी वोट को रिझाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जी, सीएम हरियाणा, आज भी मनोहर लाल जी की परछाई से अपने आप को खुद से को दूर नहीं कर पाए हैं। आज भी अपनी वो अलग पहचान नहीं बना पाए हैं। कहीं ना कहीं आज भी हरियाणा में सुपर सीएम के तौर पर मनोहर लाल खट्टर जी ही काम कर रहे हैं। तो इससे जो एंटी इनकम्बेंसी का जो बीजेपी को ये अंदाज़ा था या उनका जो ये विचार था कि एंटी इनकम्बेंसी कम होगी, तो वो कम होती दिख नहीं रही है। सैनी साहब अपनी अलग पहचान अभी तक नहीं बना पाए हैं। किसान आंदोलन और बेरोज़गारी, अग्निवीर, ये प्रमुख मुद्दे इस इलेक्शंस में रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।